साथियों नमस्कार। बहुत सी डिसेबिलिटी ऐसी हैं जिनमें बहुत ही कम परसेंटेज मिल रही है। लाइफ स्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसमें परसेंटेज तो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू नहीं होती। और एट्रीब्यूटेबल टू एग्रावेटेड होती हैं तो उसमें परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बहुत कम एसेस की जाती है, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी कंपेंसेशन नहीं मिल पाता। ऐसे में करें तो करें क्या? और इस नई पॉलिसी के आने के बाद यानी एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 और जीएमओ 2023 आने के बाद असेसमेंट की प्रक्रिया उसमें कहीं ना कहीं सख्ताई देखने को मिल रही है। बहुत से सैनिक जो आरएमबी आईएमबी जा रहे हैं और उनकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी किसी की 5%, किसी की 10%, किसी की 15%, ज्यादातर ऐसी सुनने में आ रही है। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेल्टर अपॉइंटमेंट और उसके बाद अगर शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है तो फिर कौन से मेडिकल बोर्ड के थ्रू आपको गुजरना होगा। सबसे पहले तो शेल्टर अपॉइंटमेंट को समझना जरूरी है। आप लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं और सब्सिक्वेंटली रिकैट या रिव्यू होता है, उसके बाद आपको परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे ही आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में आते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस फिर आपके यूनिट से शेल्टर अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट रेंडर करता है ताकि इर्रेगुलर रिटेंशन ना किया जा सके और आपकी मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग्स के आधार पर आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट कंसीडर किया जाता है या फिर नहीं भी किया जाता है। अच्छा, शेल्टर अपॉइंटमेंट क्या है? आपकी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन ना पड़े, इसलिए आपको कुछ ऐसी ड्यूटीज दी जाती है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का काम भी चलता रहे और आपकी मेडिकल कंडीशन में सुधार भी होती रहे। यानी कि आपकी ट्रेड के अलावा आपको दूसरी ड्यूटीज दे दी जाती हैं परफॉर्म करने के लिए। एक तरह से ये शेल्टर अपॉइंटमेंट कहलाता है। दूसरा, अगर शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है या आप खुद अनविलिंग कर देते हैं शेल्टर अपॉइंटमेंट को, तो फिर क्लियर है कि आपको रिलीज मेडिकल बोर्ड कराना होगा। इनवैलिड मेडिकल बोर्ड मेडिकल अथॉरिटी रिकमेंड करती है, जिसे आईएमबी भी बोलते हैं हम शॉर्ट में। मेडिकल अथॉरिटी आईएमबी रिकमेंड करती है अगर शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया या आपने अनविलिंग दे दिया तो आपको रिलीज मेडिकल बोर्ड कराना होगा। और रिलीज मेडिकल बोर्ड, उसका नियम क्लियर है। आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू होनी चाहिए और मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 20% होनी चाहिए डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी कंपेंसेशन के लिए। अब दोस्तों, सर्विस 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से कम सर्विस है तो कंफ्यूजन ज्यादा रहती है लोगों को कि भाई 10 साल नहीं हुई है, क्या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, क्या डिसेबिलिटी कंपेंसेशन मिलेगा, इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा तो क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। इस चीज को समझना होगा। अगर आपकी 10 साल से कम सर्विस है तो आपकी डिसेबिलिटी अगर एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू है और आपको इनवैलिड आउट कर दिया जाता है तो 5% भी आपको 20% माननी पड़ेगी, क्योंकि रूल है। और वो 20% राउंड ऑफ होकर के 50% हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू है तो जाहिर सी बात है कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा।
अब क्या आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी? 10 साल से कम सर्विस है। ऐसे केस में नाना केस है, डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनवैलिड पेंशन के मिलने के चांसेस है केवल उस कंडीशन में जिस कंडीशन में मेडिकल अथॉरिटी आपको रिकमेंड करती है अनफिट फॉर मिलिट्री ड्यूटीज और अनफिट फॉर सिविल री एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी कि दोनों ही ड्यूटीज के लिए, सिविल में और फौज के लिए, दोनों ही ड्यूटीज के लिए आपको अनफिट घोषित कर दिया जाता है, तभी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है तो। अब आप कहेंगे भाई कोर्ट केस हो रखा है, कोर्ट केस में ये क्लॉज हट गए हैं। बिल्कुल हटा दिए हैं कोर्ट ने, लेकिन वो सरकार की तरफ से लागू नहीं किए गए हैं। तो अगर आपको इनवैलिड पेंशन का हक लेना है तो आपको कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगा, क्योंकि रूल्स में बदलाव नहीं हुए हैं। दूसरा, 10 साल की ये जो क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए थी, ये रूल हट गया है इनवैलिड पेंशन के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है जो मैंने अभी बताई थी। पहले था कि इनवैलिड पेंशन के लिए 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, लेकिन ये रूल सरकार ने तो हटा दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से लेटर जारी हो चुका है, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी है कि मेडिकल अथॉरिटी की तरफ से आपको रिकमेंड किया हो कि आप अनफिट फॉर सिविल री एम्प्लॉयमेंट और अनफिट फॉर मिलिट्री ड्यूटीज हैं, तभी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी अगर 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस है तो। दूसरा, 10 साल सर्विस हो गई है, आईएमबी करते हैं, नाना केस है, तो भी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। उसके बाद अगर डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू है और आईएमबी करते हैं तो इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट केस में डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू है तो वो डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी कंपेंसेशन उसके ऊपर मिलेगी। और सर्विस एलिमेंट भी मिलेगा, यानी इंपेयरमेंट रिलीफ और सर्विस एलिमेंट दोनों चीज मिलेंगी। डिपेंड करता है कि रिकमेंड किस तरह की होती है और आपकी बेसिक पे कितनी होती है, उसके आधार पर कैलकुलेशन निकाली जाएगी। अब आ जाइए, 15 साल सर्विस हो गई है और इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया जाता है, तो कंडीशन सेम है, सर्विस पेंशन मिलेगी क्योंकि 15 साल हो चुकी है। अब डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू है या एग्रावेटेड टू है, इसमें परसेंटेज कितनी दी है। उसके बाद अगर डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू है, 15 साल सर्विस हो चुकी है, ऐसे में सिर्फ आपको सर्विस पेंशन मिलेगी, जो कि नाना केस में इनवैलिड पेंशन मानी जाएगी। यानी कि 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस आपकी हो चुकी है, नाना केस है, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। अगर डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू है तो डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के भी चांसेस हैं, बशर्त यह है कि इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट हुआ हो, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 5% भी है तो भी मिलेगी। लेकिन अगर रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ है, यानी शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया है या आपने खुद शेल्टर अपॉइंटमेंट अनविलिंग किया है, ऐसे में आप रिलीज मेडिकल बोर्ड कराएंगे। और रिलीज मेडिकल बोर्ड में कंडीशन है कि मिनिमम डिसेबिलिटी की जो परसेंटेज है वो 20% होनी चाहिए, भले ही वो एट्रीब्यूटेबल टू हो या एग्रावेटेड टू हो, तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी कंपेंसेशन मिलेगा रिलीज मेडिकल बोर्ड में। तो दोस्तों, शेल्टर अपॉइंटमेंट, विलिंग, अनविलिंग, रिलीज मेडिकल बोर्ड, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड, RIAB, डिसेबिलिटी पेंशन, पेंशन से संबंधित जानकारी के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।